तो देखो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लो ये कोई बिंदु आवेश है Q और यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु है P, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला आ गया था वो आ गया था 1/4πε0 KQ/r²। और अगर निर्वात या वायु होगा तो K का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर निर्वात या वायु होगा तो K का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे ना। अब देखो इसका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखो कैपिटल E एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है, परिमाण दे रहा है ना, ये केवल E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये केवल परिमाण दे रहा है। अब जो वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखेंगे, इसका फार्मूले का वेक्टर फॉर्म ना, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि ये बिंदु आवेश Q है और इस Q के वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। ये मान लो पॉइंट P है और ये मान लो पॉइंट O है। अब मान लो कि माध्यम है कोई ऐसा जिसमें आवेश रखा है, उसका परावर्तक मान लो K है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक R वेक्टर मानेंगे, R वेक्टर, और R वेक्टर का जो हेड होगा हमेशा उस बिंदु पर होगा जिस पर हमें कैपिटल E निकालना है। R वेक्टर का जो हेड होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वेक्टर फॉर्म लिखा जाएगा, जैसे कूलाम के नियम में वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखे थे, तो उसमें ये ध्यान दिए थे कि R वेक्टर का जो हेड हम लोग माने थे उस आवेश पे मानते थे जिस आवेश पे बल निकालना होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, कैपिटल E का वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, R वेक्टर का जो हेड होगा उस पॉइंट पे मानेंगे जहाँ पर कैपिटल E का मान निकालना है। तो हमें पॉइंट P पर कैपिटल E का मान निकालना है, तो R वेक्टर का हेड यहीं रखेंगे और टेल कहाँ होगा, उस आवेश पर होगा जिसकी वजह से मुझे निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए, अगर परिमाण की बात किया जाए, परिमाण की, तो परिमाण होता है 1/4πε0 Q/ लिख सकते हैं मॉड ऑफ R वेक्टर का होल स्क्वायर। भाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R है, चाहे R लिखो चाहे इसका परिमाण लिखो, बात तो एक ही है। तो इस वेक्टर की जो लंबाई है वही तो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखो ये परिमाण हो गया, ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। अब रही बात इसकी दिशा की, तो हमने बताया था कल कि जो कैपिटल E की दिशा होती है वो हमेशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल E का दिशा निकालना है, तो यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं, तो इस आवेश पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, इधर, तो जो बल की दिशा होगी वही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ये हो गया E का दिशा। अगर हम चित्र में देखें तो जो कैपिटल E का दिशा है वही R का दिशा है, जो कैपिटल E का दिशा वही R का दिशा है। तो अगर हम दिशा दिखाना चाहते हैं तो R वेक्टर के एकांक सदिश से, क्योंकि 11 में बताया गया था कि R वेक्टर का जो क्या होता है, एकांक सदिश होता है, मतलब कि किसी भी वेक्टर का जो एकांक सदिश होता है वो क्या बताएगा, दिशा बताएगा। क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो इसका दिशा और इसका दिशा सेम है ना। तो अगर मैं R वेक्टर के दिशा में एकांक सदिश निकाल लूँ, R वेक्टर की दिशा में क्या निकाल लूँ, एकांक सदिश निकाल लूँगा, तो वो बताएगा इसका दिशा। तो ये R कैप क्या बता रहा है, इसका दिशा बता रहा है। जैसे ही हम यहाँ वेक्टर लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे R कैप, क्योंकि जो E का दिशा है वही R का दिशा है, जो E का दिशा वही किसका दिशा है, R का दिशा है। तो अब हम लोग एकांक सदिश को कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग दे दो। तो R कैप निकालना है तो R वेक्टर में क्या करना पड़ेगा, उसी के परिमाण से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा क्यूब, मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, और ये हो जाएगा R वेक्टर। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप हो गया।
आपका इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y और ये z अक्ष है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया जाए A है और इसका निर्देशांक मान लेते हैं, चलिए इसका निर्देशांक मान लेते हैं 1,2,2 और यहाँ पर जो आवेश है वो आवेश मान लेते हैं 2.5 माइक्रो कूलाम। और एक यहाँ पर दूसरा बिंदु है P। यहाँ पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका निर्देशांक दिया गया है 5,2, मान लेते हैं 5। ये निर्देशांक मीटर में है, सभी निर्देशांक हैं मीटर में। तो इस 2.5 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण पॉइंट P पर निकालना है कैपिटल E का मान और दिशा। तो अभी भी आपको बताया गया वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर मानना पड़ेगा और R वेक्टर का जो हेड होगा हमेशा उस पॉइंट पे मानना है जहाँ पर कैपिटल E निकालना है। तो पॉइंट P पर कैपिटल E निकालना है तो R वेक्टर का जो हेड होगा हमेशा पॉइंट P पर होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर R। तो वेक्टर R निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर मान लेंगे R1 वेक्टर और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मान लेंगे R2 वेक्टर। तो R वेक्टर बराबर क्या होगा, 11th में बताया गया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R वेक्टर बराबर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर क्या लिखा जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो R वेक्टर 5 में से 1 को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4i कैप और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0j कैप आ जाएगा और ये 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 3k कैप। तो ये हो गया वेक्टर R और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो निर्देशांक सब के सब मीटर में थे तो R वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में। अब फार्मूला क्या आया था, वेक्टर फॉर्म जो आया था उसका जो फार्मूला आया था कैपिटल E वेक्टर बराबर 1/4 पाई F∠0। हम लोग माध्यम निर्वात या y मानेंगे क्योंकि यहाँ पर माध्यम का कोई चर्चा नहीं किया हुआ है, तो माध्यम अपने मन से निर्वात या y मान लेंगे और वहाँ पर k का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हो जाएगा Q/mod ऑफ R वेक्टर का होल क्यूब इंटू R वेक्टर। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 और Q का वैल्यू दिया है 2.5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, माइक्रो कूलाम दिया है 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और मॉड ऑफ R वेक्टर आया है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और R वेक्टर आ गया है 4i कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप। तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 2.5 और ये हो जाएगा 125 और 10 की घात बचेगा 3 और ये बचेगा 4i कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलाम। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻3 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करेंगे 2500 हो जाएगा और ये 125 से भाग और यहाँ बचेगा 4i कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलाम। और E वेक्टर बराबर हो जाएगा 125 से कैंसिल होगा 20 हो जाएगा और 20 से 9 में गुणा करेंगे 180 4i कैप प्लस 3k कैप
न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया आंसर। तो वेक्टर फॉर्म को हम लोग ऐसे ही अप्लाई करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना, आर वेक्टर निकालना है, और आर वेक्टर निकालने के लिए ये आपको क्लास 11th में बताया गया था कि आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। और विस्थापन सदिश को हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पिछले टॉपिक में, मतलब पिछले जो हम लोग हेडिंग में पढ़े हुए थे, कूलाम के नियम में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हुए थे कि जैसे मान लो कई बिंदु आवेश है और कई बिंदु आवेश के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर नेट बल निकालना है। तो हम लोग क्या किए थे, सभी आवेश के कारण अलग अलग बल निकाले थे और फिर क्या किए थे, सबका वेक्टर सम, मतलब सबका सदिश योग निकाल लिए थे। मतलब हमें दिशा का ध्यान देना होता, क्योंकि बल सदिश राशि है तो एक ही आवेश पे कितने बल लग रहे हैं, सारे बल को निकाल लेते हैं और फिर सभी बलों का दिशा देखते हुए उनका योग निकाल लेते हैं, मतलब सदिश योग निकाल लेते हैं। तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उस आवेश पे लगने वाला नेट बल मिलेगा। उसी प्रकार जैसे मान लो कई बिंदु आवेश हो, अब जैसे मान लो ना ये बिंदु आवेश Q1 है और ये बिंदु आवेश मान लो Q2 है। ऐसे मान लो कोई बिंदु आवेश क्या है, Q3, और ऐसे डॉट 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 nवां बिंदु आवेश, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Qn, और यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। एक पॉइंट क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो इन सभी बिंदु आवेश के कारण पॉइंट P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि इस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर होगा, इस बिंदु आवेश की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इस बिंदु आवेश की वजह से यहाँ पर अगर 4 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में है, तो इन सभी आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब दोनों ही कंडीशन में 4 न्यूटन पर कूलाम ही होगा, चाहे ये तीनों आवेश यहाँ पे हों और चाहे ना हो। जैसे अगर ये अकेला रहेगा तब भी इसका विद्युत क्षेत्र उतना ही रहेगा, और अगर ये सब रहेंगे तब भी इसका अकेला खुद का विद्युत क्षेत्र इतना ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इन सब के आने के कारण इस पर जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो चेंज हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र। लेकिन किसी एक अकेले आवेश का विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर वो दूसरे आवेश की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। उसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो वहाँ पर वही होगा, चाहे दूसरा वाला आवेश हो या ना हो। बात समझ में आई? अब देखो, तो मुझे क्या निकालना, पॉइंट P पर नेट विद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे इसका विद्युत क्षेत्र मान लो E1 है और इसका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मान लो E2 है, ऐसे तीसरे का मान लो E3 है, और ऐसे nवें का मान लो क्या है, En है। तो मतलब कि प्रत्येक आवेश का पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र का जो सदिश योग होगा, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 ऐसे Qn, मतलब हम प्रत्येक आवेश का क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अलग अलग आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे पॉइंट P पर, और सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन कौन सा योग, वेक्टर, मतलब सदिश योग निकालेंगे। मतलब दिशा का ध्यान देते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट P पर नेट विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। चाहे तो हम लोग इस फार्मूले को और बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो, अब जैसे मान लो इस Q1 का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखना है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक R1 वेक्टर मान लिया Q1 के रिस्पेक्ट में, P का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लो R1 वेक्टर है, इसके सापेक्ष इसका जो स्थिति है वो मान लो R1 वेक्टर है। ऐसे इसके लिए R2 वेक्टर मान लो, इसके लिए R3 वेक्टर मान लो, इसके लिए Rn वेक्टर मान लो। ठीक, तो हमने कहा था जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा हमेशा उसी पॉइंट पर R वेक्टर का हेड होगा। जैसे जब मैं इस आवेश के लिए बात करूँगा तो इसके लिए जो R वेक्टर होगा उसका हेड यहाँ पर होगा, क्योंकि पॉइंट P पर निकालना R वेक्टर।
सॉरी ई वेक्टर, कैपिटल ई निकालना पॉइंट पी पर ना, तो जो आर वेक्टर मानेंगे उसका हेड कहाँ होगा, पी पर होगा। ऐसे इसके वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए जब आर वेक्टर मानेंगे तो दोबारा से आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा, पी पर, और टेल कहाँ होगा, Q2 पर होगा। मतलब टेल कहाँ होगा, उस आवेश पर होगा जिसके वजह से निकालना विद्युत क्षेत्र, और हेड होगा उस पॉइंट पे जहाँ पर निकालना है। तो अगर इसको लिखा जाए क्या लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 सब में होगा, तो उसको बाहर लिख लें, कॉमन ले लें। हाँ, अब जैसे पहले के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होता है Q बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यू। वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं, हमने कहा है सदिश योग, सभी के विद्युत क्षेत्र का सदिश स्वरूप लिख करके जोड़ना है ना, सदिश योग निकालना आपको। तो क्या करना है, जैसे मतलब इसका विद्युत क्षेत्र अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर में क्या लिखेंगे, Q की जगह पर Q1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ R1 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर। ऐसे E2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बाई मॉड ऑफ R2 वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा R2 वेक्टर। ऐसे Q3 मॉड ऑफ R3 वेक्टर का होल क्यूब R3 वेक्टर, एंड सो ऑन। यहाँ हो जाएगा Qn बाई मॉड ऑफ Rn वेक्टर का होल क्यूब Rn वेक्टर। इसका और जो शॉर्टकट रूप होगा हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 समेशन ऑफ Qi अपॉन मॉड ऑफ Ri वेक्टर का होल क्यूब Ri वेक्टर, और यहाँ लिख दो i बराबर 1 से n तक। तो ये शॉर्ट के तरीका होता है, मतलब आपको क्या करना है, i बराबर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, फिर जो फार्मूला आपको मिलेगा सबको जोड़ लेना है। समेशन का मतलब यही होता है, जोड़। ठीक, तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का जो कथन है एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि किसी बिंदु पर कई आवेश के कारण नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अब इसको अपने हिसाब से आप सेट करके लिख सकते हो, बोल सकते हो कि मतलब कोई पॉइंट है उस पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। जितने भी आवेश हैं सबका अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जितने भी आवेश हैं, इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर, सबका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे मुझे नेट निकालना है। और फिर क्या करेंगे, सबका वेक्टर सब निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो आएगा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जितने सवाल हम लोग कूलाम के नियम पर किए हैं, सारे के सारे सवाल यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल। जैसे हम लोग पीछे सवाल लगाए हैं कि मतलब कि आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पे लगने वाला बल, तो अब आपको क्या देगा, आवेश देगा और किसी पॉइंट पर क्या पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल। अगर कैपिटल ई की बात किया जाए क्या होता है, एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल ही तो होता है। तो मतलब कि हम लोग पिछले सवाल को जैसे लगाए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें कई आवेश हुआ करता था और हम लोग क्या करते थे, इस आवेश का इस पर कितना बल लगेगा, किधर बल लगेगा, दूसरे वाले आवेश का इस पर कितना बल लगेगा, किधर लगेगा ना। तो ऐसे ही सवाल इसका भी बनेगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे मान लिया जाए, पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर भी क्या है, Q आवेश है, और ये दूरी है A और ये दूरी भी A है और ये पॉइंट P है।
ठीक। तो अगर P पर क्या निकालना है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो हमको करना क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालना है और इसकी, ठीक, परिमाण निकालना और दिशा निकालना है, फिर नेट निकाल लेना है भाई। अब ये जो सवाल है ना, जान लो वेक्टर का सवाल आ गया भाई। अगर वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो ऐसे सवाल हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे हमने क्या बताया था कि किसी आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी पॉइंट आवेश के कारण, वो हमेशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे धन परीक्षण आवेश रख देते हैं तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा ना, मतलब इधर बल लगाएगा, इधर। हमेशा आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन होगी ना, देखो ये मिलाने वाली लाइन है कि नहीं है, इसी लाइन के अनुदिश होगा, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। अब चूँकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इधर करेगा ना रिपल। तो प्लस आवेश यहाँ पे रखोगे, जहाँ पर भी कैपिटल ई का दिशा निकालना होगा, हम लोग वहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। ये बहुत छोटा आवेश है, इसको माना गया बहुत छोटा आवेश है, अनंत सूक्ष्म आवेश। अगर ये किसी स्रोत के, मतलब आवेश के स्रोत के वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उसका जो आवेश का वितरण होगा ना, वितरण मतलब फैलाव, जो आवेश फैला होगा उस फैलाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा परिमाण का आवेश लेके जाओगे तो क्या होगा ना कि मतलब कि जैसे बताया गया था ना कि जैसे मान लो कि ये, मान लो इस पर कोई आवेश नहीं है, मान लो इस बॉडी पर कोई आवेश नहीं है, तो मतलब ये उदासीन है। लेकिन मान लो अगर आप यहाँ पर एक कोई बड़ा सा आवेश लेके आओगे, बड़ा सा आवेश, तो इसके जितने भी परमाणु हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे, ध्रुवित। मतलब कि इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, है कि नहीं है। तो अभी तक जब इसको आप नहीं लेके आए थे, इसको आप नहीं लेके आए थे, इस आवेश को, मतलब ये आवेश नहीं था, तो इस पर कोई आवेश था बिल्कुल नहीं। अभी भी इसका नेट आवेश शून्य है, अभी भी इसका क्या है, नेट आवेश शून्य है। ऐसा नहीं कि इस पर आवेश आ गया, ये है कि मतलब कि आवेश में थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो मतलब कि जैसे अगर बात किया जाए, मैं कहूँ यहाँ पर पहले वैद्युत क्षेत्र क्या था, शून्य। अरे यार इस पर कोई आवेश था, नहीं था ना। जब इस पर कोई आवेश नहीं था तो यहाँ पे कैपिटल ई का वैल्यू क्या था, शून्य था। तो जब यहाँ पे कैपिटल ई का वैल्यू क्या था, शून्य था। लेकिन आप मान लो यहाँ आप विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है कि नहीं है, प्रैक्टिकली आप जानना चाहते हो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो आप क्यू नाट को ना ले आकर के एक बड़ा सा आवेश लेके आओ। आपके मन में सवाल आ रहा है क्यू नाट को ही क्यों ले आते हैं, छोटा आवेश क्यों ले आते हैं, बड़ा आवेश लेके आते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप बड़ा आवेश लेके आओगे तो इसके सतह पर यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन। क्योंकि भाई जो परमाणु होता है, परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज लेके हम आएंगे जब, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना और पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करेगा, अलग कर देगा थोड़ा। तो ऐसे जो जितने भी परमाणु इसमें हैं सबको क्या कर दिया उसने, ध्रुवित कर दिया। ध्रुवित करने का मतलब यही होता है कि एक सिरे पर क्या आ जाएगा परमाणु के, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मैंने कहा कि जब तक ये नहीं था तब तक यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या था, 0। अब हम भाई अपने लॉजिक से कह रहे हैं ना, लेकिन कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है, प्रैक्टिकल करना चाहता है कि देखते हैं क्या सच में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो हुआ क्या, जब आप बड़े आवेश को लेके आए, बड़े आवेश को, तो देखो हुआ क्या ना, जैसे मतलब कि यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र चेक करना चाहते हो, तो जब आप आवेश को लेके आए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा और पॉजिटिव चार्ज का भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। और देखो नेगेटिव चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा, इधर होगा ना। कैसे पता चला, क्योंकि आपको मालूम है ना,
विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखोगे तो क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर ना। तो मतलब नेगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र का दिशा जैसे यहाँ होगा, इधर होगा ना, इधर कहीं होगा। और पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर कहीं होगा, इधर कहीं, इधर कहीं होगा ना। तो देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र E1 मान लो और पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र क्या मान लो, E2 मान लो। अब ये E1 और E2 सेम है, मतलब क्या परिमाण में बराबर है कि अलग अलग? अलग अलग है, क्योंकि देखो ये नज़दीक है, ये देखो नज़दीक है और इसकी दूरी ज़्यादा है ना। तो जिसकी दूरी ज़्यादा होगा उसका परिमाण कम होगा और जिसकी दूरी कम होगी उसका परिमाण क्या होगा, मतलब इस नेगेटिव वाले चार्ज का विद्युत क्षेत्र E1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। E1 क्या होगा? तो क्या यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य आएगा? कभी नहीं, नेट विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं आएगा ना। जबकि प्रैक्टिकली आप ये कह पा रहे हो, जब आप मतलब आप आवेश को ले आओगे ना तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो आप लॉजिक से कह रहे हो यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, और प्रैक्टिकली नेट विद्युत क्षेत्र आपको शून्य नहीं मिलेगा। इस पर एक बल लगेगा और बल का दिशा इधर होगा। अगर ये धन आवेश है तो बल का दिशा होता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में, इधर होगा ना। तो लॉजिक से आप कह रहे हो यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र नहीं है, और आप प्रैक्टिकली क्या कह रहे हो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो मतलब कि दोनों बात मैच नहीं कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर इतना छोटा आवेश ले आया जाएगा। प्रैक्टिकली जब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कैपिटल ई है कि नहीं है, विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो हम लोग बहुत छोटा आवेश लेके आते हैं। बहुत छोटा आवेश लेके आएंगे ना तो यहाँ पर जो है ये जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है, ये दोबारा वितरित हो गया आवेश, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र पहले था अभी भी वही रहेगा, मतलब पहले भी शून्य था, बाद में भी लगभग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो उसमें हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, जब भी प्रैक्टिकली विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है चेक करना होता है तो हम लोग एक बहुत छोटा आवेश मानते हैं, धन परीक्षण आवेश, इसे कहा जाता है Q नॉट या Q0। ठीक है, तो बताओ ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपल करेगा ना। चलिए प्लस क्यू नॉट को रिपल करेगा, तो मतलब प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल अगर इधर है तो विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इधर होगा, देखो इधर, और इसके कारण इस पर लगने वाला बल जो होगा इधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा इधर। और वैसे भी जल्दबाजी के लिए आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो थोड़ा जल्दी के लिए कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा दूर की ओर होगा, दूर की ओर, और नेगेटिव वाले आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी ओर होगा, नेगेटिव वाले आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो आपको बार बार चेक करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ से थोड़ा ध्यान दो, जैसे E बराबर क्या होता है, E बराबर आपका होता है, चलो 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 Q/r² ना। अच्छा बताओ, जैसे जो माध्यम यहाँ है वही माध्यम यहाँ भी है, तो मतलब ये तो सबके लिए समान होगा, मतलब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे ये और इसके नाते निकालेंगे तो ये दोनों में आएगा ना। अब बचा कौन, Q और R, Q और। अब आप देखो Q सेम है कि नहीं, दोनों आवेश का जो परिमाण है सेम है ना, और R भी समान, देखो R भी क्या है, तो मैं कह सकता हूँ E1 बराबर क्या है, E2 है, परिमाण में, दिशा में नहीं। अगर कोई कहेगा क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण समान है, कहोगे नहीं, परिमाण में समान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब परिमाण और दिशा दोनों में अगर समान होगा तब कहोगे समान ना, तो परिमाण में केवल समान है, परिमाण में केवल क्या है, समान है। अच्छा बताओ, तो वो होगा कितना, होगा 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 Q/a² ना। अरे भाई चाहे इसके कारण यहाँ पर लिखें चाहे इसके कारण यहाँ पर लिखें, यही तो होगा, 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 Q/a² होगा, है कि नहीं है। अब बताओ भाई, ये दोनों आपका परिमाण में बराबर है और इनके बीच का एंगल क्या है, 90 है, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 है। तो बताओ जब ए नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए नेट निकालेंगे तो आ जाएगा √2 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 Q/a²। अरे क्लास 11th में बताया गया है कि जब दो वेक्टर क्या होते हैं, जैसे वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण आपस में क्या हो, बराबर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण क्या हो, तो जो इनका परिणामी आएगा वो आएगा √2a। परिणामी का परिमाण क्या आएगा, √2a, और बीचों बीच से जाएगा ना, ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। तो ये परिणामी आपका इधर से जाएगा, ई नेट इधर से जाएगा, बीचों बीच से ये एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। तो ये हो गया आपका इस पॉइंट पर इन दोनों आवेश के कारण नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और दिशा इधर होगा बीचों बीच। ठीक, अब देखो भाई इसी प्रकार और भी सवाल आ सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश मान लेते हैं और यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश मान लेते हैं। जैसे मान लो ये मान लो 10 माइक्रो कूलाम आवेश है, और ये मान लो -5 माइक्रो कूलाम आवेश है, और मान लो कि यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट P है, और यहाँ से मान लो 2 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट P है, मतलब यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से कितना है 3 मीटर। तो आपको बताना क्या है, पॉइंट P पर नेट विद्युत क्षेत्र, पॉइंट P पर नेट विद्युत, यहाँ पर आपको बताना कैपिटल E क्या होगा। तो फिर वही हिसाब किताब है। अच्छा बताओ, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र होगा इधर E1, दूर की ओर ना, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले के कारण जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा इधर होगा, उसकी ओर होगा, नेगेटिव वाले की ओर होता है। समझ में आ गया। अब देखो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में है कि नहीं है, तो दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है एक ही दिशा में है, अलग अलग निकाल के जोड़ लेंगे। अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई ε0 q/r²। तो जब E1 निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा, 9 × 10 की घात 9 होगा, और Q कितना है 10 माइक्रो कूलाम, 10 × 10 की घात -6 होगा, और दूरी कितना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे अब इसको 9 से 9 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा आपका 10 की घात 9, 10 की घात 10, 10 में से 4 गया, 6 गया 4 बचा, 10 की घात 4 बचा, 10 की घात 4 बच गया न्यूटन पर कूलाम। ऐसे E2 निकालेंगे, E2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई ε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। 9 1 10, 10 में से 6 गया 4, 10 की घात 4, और ये हो जाएगा आपका -5 माइक्रो कूलाम। अब हम परिमाण निकालें तो साइन का ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे, खाली परिमाण, 5 × 10 की घात -6, और दूरी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा, देखो 9 × 5 = 45, 45/4, और गुणे 10 की घात 9 में से 6 गया, 10 की घात 3 आ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 45 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला करके आपका ये हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 11.25, हाँ, गुणे 10 की घात 3। अब इसको लिख सकते हैं 1.125 गुणे 10 की घात 4, और E नेट क्या आएगा, E1 + E2, अब ऐड कर लेंगे, ऐड करके आंसर निकाल लोगे भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और दिशा अगर पूछा जाए दिशा, तो दिशा इधर आएगा, दाहिने ओर दिशा आएगा, दाहिने ओर, क्योंकि E1 भी उधर है और E2 भी इधर है, तो जो आपका E नेट आएगा उसका दिशा भी उधर आएगा। ठीक, और देख लो जैसे मान लो ये Q है, ये मान लो कि समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई A दिया है, और ये आवेश Q है, और आवेश ये Q है, और ये मान लो -Q आवेश है। अब इसका जो ये लंबार्धक है, लंबार्धकों का जो कटान बिंदु है, यहाँ पर क्या निकालना है, पॉइंट O पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो देखो सवाल देखने में लगेगा कठिन है, लेकिन अगर ध्यान से लगाओगे, थोड़ा आप लोग आराम से लगाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान दो इधर, जैसे इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसका +Q का जो विद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा, इधर होगा,
दूर की ओर, प्लस क्यू है दूर की ओर, और मिलाने वाली लाइन के अंदर यही तो मिलाने वाली लाइन है, इसे के अंदर दूर की ओर। और देखो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसकी ओर होगा, इधर होगा, और इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा ये दूर की ओर, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, मिलाने वाली लाइन के अंदर दूर की ओर या उसकी ओर। तो आपका ये हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा नीचे की ओर। तो ये इसका विद्युत क्षेत्र है, और देखो ये इसका जो विद्युत क्षेत्र है इधर है, इधर इसका विद्युत क्षेत्र इसकी ओर है इधर, और इसका विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है। और दिशा तो हो गया, परिमाण तीनों का समान होगा। परिमाण तीनों का समान इसलिए होगा क्योंकि सभी क्यू का परिमाण समान है और दूरी समान। देखो ये दूरी और ये दूरी समान है कि नहीं है, समान है। और ये दूरी पिछले लेक्चर में बताया गया था कितना आता है, a/√3। ये दूरी कितना आता है, a/√3 आता है, निकलवा के आपको दिखवाया गया था, a/√3 निकाल के दिखाया गया था ना, a/√3 आएगा। ऐसे ये दूरी भी a/√3 होता है, ये दूरी भी क्या होता है, a/√3 होता है। तो अगर मैं किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर किसी एक आवेश का, तो वो क्या लिखा जाएगा, चाहे 1/4πε0 लिखें, चाहे k भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में स्मॉल k लिख दें, k 1/4πε0, और q/r² होता था, r कितना है, a/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर, ये भी यही होगा, k q/a/√3 का होल स्क्वायर, और इसका भी वही होगा, k q/a/√3 का होल स्क्वायर। मतलब अगर हम इसको अलग बना के देखें, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और दूसरे का विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है, और तीसरे का इधर है, और तीनों का परिमाण समान है। ये एंगल कितना है, 120 है। एंगल कितना है, 120 है ना। अब ये बताया गया था वेक्टर लॉ में कि अगर दो वेक्टर का परिमाण समान है, दो वेक्टर का परिमाण समान है, ये मान लो दो वेक्टर का परिमाण समान है, उनके बीच का एंगल 120 है, तो परिणामी क्या आएगा, किसी एक के परिमाण के बराबर आएगा। तो मतलब परिणामी क्या आएगा, किसी एक के परिमाण के बराबर आएगा। जैसे कहा गया था ना, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर होते हैं, उनका परिमाण समान है, उनके बीच का एंगल 120 अंश होता है, तो उनका परिणामी क्या आएगा, परिणामी का परिमाण भी ए आएगा या बी आएगा। तो वैसे ये और ये 120 डिग्री के एंगल पे है, तो इनका परिणामी भी ई आएगा, और कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा, मतलब इस दिशा में आएगा, इस दिशा में। ये वाला ई इन दोनों का परिणामी है, इसका और इसका परिणामी है, तो कुल मिलाकर के ये दोनों ई जुड़ जाएगा क्योंकि समान दिशा में आया। तो फाइनली जो आपका ई नेट आएगा वो आएगा 2e, और ई मतलब किसी एक का परिमाण, चाहे इसको ई मान लो, चाहे इसको ई मान लो, और चाहे इसको ई मान लो, तो आपका आ जाएगा 2e हो जाएगा k और q, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा 6। ये हो गया ई नेट। और डायरेक्शन इधर आएगा, इधर का मतलब -q की ओर, इधर का मतलब क्या होगा, -q की ओर होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका संभाव त्रिभुज वाला। अब अच्छा मान लो कि अगर ये q होता, ये q होता, ये q होता, तब कैंसिल हो जाता। एक सवाल मैंने लगवाया था कूलाम के नियम पे। अगर ऐसे ही सोचो, जैसे जब ये तीनों आवेश आपका क्या होगा, सममित होगा। सममित होने का मतलब तीनों का परिमाण भी समान होगा और चिन्ह भी समान होगा, सममित आवेश होगा, तो यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में अगर आप देखोगे तो हम लोग लगाए हुए हैं कि क्यू 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 और यहाँ भी क्यू रखे थे, तो इस क्यू पर लगने वाला बल 0 है ना। तो अगर क्यू आवेश पे लगने वाला बल 0 है तो एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। अरे है कि नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल। वैसे जितने सवाल हम लोग कूलाम के नियम पे करे हैं, जितने सवाल कूलाम के नियम पे करे हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पर आवेश क्या दिया है, क्यू दिया है ना, यहाँ पर आवेश क्या दिया है, क्यू दिया है, तो इस क्यू पर लगने वाला जो बल निकाले हैं हम, इस क्यू पर, यहाँ वाला जो क्यू है, इस पर जो लगने वाला बल निकाले हैं ना, उस क्यू के जगह पर हम लोग 1 लिख दें, 1, उस क्यू को 1 कूलाम मान लें। तो जो आपका आंसर आया है उसी में क्यू बराबर, यहाँ पर जो क्यू रखा है यहाँ पर, उसमें क्यू बराबर 1 रख देंगे, तो वो हो जाएगा उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको कुछ नया नहीं करना है, पीछे जितने भी सवाल कूलाम के नियम लगाए हैं, कूलाम के नियम पर
जैसे किसी आवेश पर हम लोग नेट बल निकालते थे, तो उसी आवेश पे क्या करेंगे, उसी आवेश की जगह पे क्या करेंगे, एक रख देंगे, 1 कूलाम, क्योंकि 1 कूलाम आवेश पे लगने वाला बल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बात समझ में आई? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, एक सवाल ऐसा भी कर लेते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम वाला सवाल पढ़े थे पीछे, इस टाइप का सवाल आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर दे दे स्मॉल ई दे दे और यहाँ पर दे दे 9 ई दे दे और क्या दे दे 9 ई, और कह रहा है कि इन आवेशों को जो मिलाने वाला लाइन है, उस लाइन पे कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन पे कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो वही हिसाब किताब है, दोनों सजातीय आवेश हैं, तो कहाँ मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, कहाँ पर बल शून्य होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने का मतलब वहाँ पे कोई आवेश रखो, बल ना लगे। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, सवाल तो वही है, मतलब कि हमें वही वाला सवाल लगाना है। ठीक है, मतलब कि कोई भी आवेश रखा जाए वहाँ पर बल ना लगे, जहाँ पर ई शून्य होगा वहाँ पे कोई भी आवेश रखा जाएगा बल नहीं लगे, क्योंकि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। जब ई शून्य होगा तो F भी आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो सवाल वही है। तो हम कहें थे सजातीय आवेश होगा तो वो बीच में बिंदु होगा, तो ये सजातीय आवेश है कि नहीं है। तो बीच में चलो मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे, पॉइंट P है, तो चलो ये दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये दूरी सॉरी कुछ दिया गया है, मान लो 10 मीटर दिया है। कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो ये दूरी अगर x हो गया तो ये दूरी कितना बचा, 10 माइनस x बचा। थोड़ा जल्दी से हम बता देते हैं इसको। तो ये दूरी 10 माइनस x बचा। अच्छा बताओ, यहाँ पर मतलब यहाँ पर पॉइंट P पर इसका विद्युत क्षेत्र E का इधर होगा ना, और इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर। और यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य तभी होगी जब E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। मतलब इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर परिमाण में समान हो और दिशा में क्या हो, विपरीत हो, तभी जाके पॉसिबल है कि E नेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलो भाई, जब E1 बराबर E2 होगा तभी तो जाके यहाँ पर E बराबर शून्य आएगा, नेट E शून्य आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, E1 क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र, तो Q क्या है, E और बाई आर स्क्वायर, आर क्या है, एक्स स्क्वायर। और ऐसे दूसरे का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर K और Q क्या है, 9E और बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, दोनों साइड का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 1/x, और ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर 3x, तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 10। x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2.5 मीटर। बस ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसी टाइप के हम लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कूलाम के नियम वाले सवाल लगाए थे, सारे के सारे सवाल उसी प्रकार लगाए जाएंगे। ठीक है, बस आज यहीं तक।